नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी की जो है पुराने पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसकी एक श्रृंखला चल रही है। टीजीटी के सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जो अब तक हुए हैं, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन उसमें आपको देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सभी विकल्पों पर विचार करते हुए उसकी महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उनको इंगित किया जा रहा है। तो इस क्रम में हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसके 30 प्रश्न पहले करा दिए थे। उसके बाद आज हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। सबसे पहले 31 नंबर का प्रश्न है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। प्रश्न आया है कि एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है। तो इसमें विकल्प दिए अवशिष्ट पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, बलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको पता है कि निर्माण प्रक्रिया की विधि की जो होती है, निर्माण विधि के अनुसार निर्माण विधि के अनुसार जो है पर्वत कई प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 उसमें क्या होता है, मोड़दार पर्वत। ठीक है, मोड़दार पर्वत, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बलित पर्वत भी कहते हैं। तो इसमें एंडीज, ठीक है, एंडीज जो कि विश्व की सबसे लंबा पर्वत है, और हिमालय, ठीक है, रॉकी, ये सब किस में आते हैं, मोड़दार पर्वतों में आते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो क्या होता है, भ्रंशोत पर्वत। दूसरा नंबर क्या होता है, भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं जिनको हम लोग। ठीक है, तो भ्रंशोत पर्वत में किसका उदाहरण आता है, नीलगिरी। नीलगिरी का भारत में उदाहरण है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा साल्ट रेंज का। ठीक है, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भी भ्रंशोत पर्वत है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि साल्ट रेंज जो श्रृंखला है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो और तीसरा पर्वत होता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण क्या है, किलिमंजारो, सभी लोगों को पता है आपको, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो, और अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अकांकागुआ। चौथा प्रश्न आता है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं जो निर्माण विधि के अनुसार बताए गए हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत में क्या क्या आएगा, अरावली और सतपुड़ा। ठीक है, अरावली और सतपुड़ा पर्वत। तो ये 4 प्रकार के पर्वत हो गए। नंबर 1 मोड़दार, ठीक है, नंबर 2 भ्रंशोत, नंबर 3 ज्वालामुखी, नंबर 4 अवशिष्ट। हमारा प्रश्न है एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत किसका, बलित पर्वत का उदाहरण है या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कौन सी ग्रामीण बस्ती एक मिनट गड़बड़ हो रहा है इसमें थोड़ा सा। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। इसमें आकार में सड़कें आयताकार होती हैं। अब अगर आयताकार सड़कें होंगी तो वृत्त तो नहीं बनेगा। ठीक है, समकोण पर काट रही हैं, तो विकल्प वैसे ही गलत हो गया ये वाला। ठीक है, इसमें सड़क और रेलवे लाइन के किनारे घर स्थित होते हैं। ये भी अब मान लीजिए कोई सड़क है ऐसे, ठीक है, उसके अगर बगल में ऐसे घर स्थित, तो भी वृत्त नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वे कृषि गांव हो सकते हैं। अगला विकल्प है कृषि गांव है तो वो तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं ना, कि रेलवे के आसपास होते हैं, सड़क के आसपास हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो वृत्तीय आकार को। तो हमारा जो सी विकल्प है, झीलों के किनारे जो गांव को विकास होता है वो कैसे होते हैं, वृत्तीय। इसमें इसमें एक चीज आपको और दो बात है, तालाब, झील, ठीक, और जमींदार के मकान, जमींदार के मकान के चारों ओर जो गांव विकसित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय आकार के गांव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई झील है, ठीक है, झील के चारों ओर ऐसे गांव का विकास हो गया, सड़कें ऐसे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो ये गांव कैसा कहलाएगा, वृत्तीय आकार का गांव कहलाएगा। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झीलों के किनारे गांव का विकास होना। और इसमें झील ही नहीं, तालाब, जमींदार का मकान इत्यादि शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, व्याख्या भी दे चुके हैं। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको पता है कि इधर नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें और इधर यूरोप की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका के इस तट पर यहाँ पर न्यूयॉर्क, और यूरोप के तो बहुत सारे जो है पत्तन है, तो इनके मध्य जो रास्ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर जिसे हम लोग कहते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। ठीक है, और यहीं पर जो पत्तन स्थित है न्यूयॉर्क, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम या सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, व्यस्ततम नहीं, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आगे हम बात करें, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। उच्च उच्च जन्म दर और यहाँ पर निम्न मृत्यु दर है, मिस्टेक हो गया ये, निम्न निम्न मृत्यु दर। ठीक है, निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। और चौथा विकल्प क्या है इसका, चौथा विकल्प है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा होगा, तो आपको पता है
एवं नोटेस्टीन महोदय थे, उन लोगों ने क्या है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसकी जो दूसरी अवस्था थी, कौन सी अवस्था, दूसरी अवस्था थी, उसमें व्याख्या दी गई थी कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जब कंडीशन होगी तो ये अवस्था जब भी पाई जाएगी क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाएगी। और जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था उसमें ये दूसरी अवस्था थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए उच्च जन्म दर 44 जो है प्रति हजार जन्म दर है और मृत्यु दर 15 प्रति हजार है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच जो गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो जो दूसरी अवस्था थी क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर में तो जो है काफ़ी गिरावट हुई, लेकिन जन्म दर उच्च बनी रही, इसलिए जो है दूसरी अवस्था को जनसंख्या की विस्फोट की अवस्था कहा गया। अब आप कमेंट करके एक प्रश्न बताइएगा कि भारत में कौन से दशक जो थे जिसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। प्रश्न कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, भारत में कौन सा ऐसा दशक था जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं अगला, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है। बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, उड़ीसा तट पर पारादीप है। आपको पता है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो सही उत्तर क्या है, पारादीप। पारादीप जो है कहाँ है, उड़ीसा में है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुमेल कीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस हैं या जो भी दिवस हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, याद नहीं करिए, हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला गया विश्व पर्यावरण दिवस। तो सभी को, ये तो सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व वन दिवस, ये थोड़ा सा दोनों कन्फ्यूजन रहता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस भी सभी लोगों को लगभग पता होता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये इसका वो है क्रम हो गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब इसमें आप क्या करिए, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, उस जिस साल आपको एग्जाम देना उस साल आप इसकी थीम देख लीजिएगा, क्या थीम थी। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस पे विश्व ओजोन दिवस पे क्या थीम थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या जब हम ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे। सार्गेसो सागर स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है ये भी, अटलांटिक महासागर में। अगर इसको और थोड़ा सा डीप ले जाना तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको लिख देता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं क्या, इधर से हम लोग गल्फ स्ट्रीम, इधर से कनारी धारा और इधर से उत्तरी विषुवतीय धारा, और इधर से जो है ये जो बन जाता है क्रम, एक सर्किल बन जाता है, उनके मध्य में जो यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है जो कि शांत रहता है, इसी को क्या कहते हैं, सार्गेसो सागर कहते हैं, क्योंकि इसमें सार्गेसम नाम की एक घास पाई जाती है, उसकी वजह से इस सागर को सार्गेसो सागर कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था, यूपी वाले में। ठीक है, और जो बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, देखिए कितना सरल, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं, एकदम सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख कारक जो मानवीय क्रिया तो असंतुलन बनाने के लिए ही बनी है, सभी मानवीय क्रियाएं असंतुलन ही पैदा करती हैं। आगे क्या है, पादप तंत्र, केवल पादपों के प्रयास से संतुलन नहीं पैदा हो सकता ना। पर्यावरणीय दशाएं, सही उत्तर होगा इसका, पर्यावरणीय दशाएं। ठीक है, पर्यावरणीय दशाएं क्या होती हैं कि संतुलन कब स्थापित होगा, जैसे कोई चीज प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ, उसको अपने अनुसार प्रकृति उसको एडजस्ट कर ले, उसी को संतुलन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रकृति में या पर्यावरणीय दशाओं में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो इनहेल कर लेती हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो पर्यावरणीय दशाएं इसका सही उत्तर होगा। कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है, तो वर्तमान समय में इसका चीन सही उत्तर है। ठीक है, अब चूंकि चीन विकल्प में नहीं है तो जापान और पेरू हमेशा इनका डाटा बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। तो आप पहले नंबर पे तो याद रखेंगे चीन है पहले नंबर पे, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे डाटा बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो आप जब भी आपको एग्जाम देना हो उससे पहले आप इसको अपडेट करके जाइएगा कि उस साल सही उत्तर क्या है, क्योंकि जापान पेरू, ठीक है, इन सब में बहुत परिवर्तन होता रहता है। तो पहले नंबर पे
एकदम एग्जैक्ट चीन ही है, हमेशा से और रह रहा है, काफ़ी सालों से चीन है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कौन सा क्रम पड़ता है, क्योंकि हर साल ये डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? तो एस्किमो, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एस्किमो किससे संबंधित है? मंगोल से संबंधित है, ठीक है। मंगोल से संबंधित है एस्किमो। और मंगोल की क्या विशेषता होती है? ये पीत वर्ण के होते हैं, ठीक है, और इनके बाल सीधे होते हैं, ठीक है। और काकेशस कैसे होते हैं? काकेशस ये श्वेत वर्ण के होते हैं और इनके बाल थोड़े थोड़े घुंघराले होते हैं। और निग्रो आपको पता ही है, काले कलर के होते हैं और इनके बाल ऊन जैसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं एस्किमो, ठीक है। कई बार इनसे संबंधित जो यंत्र हैं, कौन इनके घर को क्या, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है एग्जाम की दृष्टि से एस्किमो। एल नीनो क्या है? अगला प्रश्न है एल नीनो क्या है, ठीक है। तो एल नीनो, इसका सही उत्तर पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि जैसे दक्षिणी अमेरिका जो हमारा है ऐसे, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, और आपको पता है कि पेरू देश कहाँ पे है? ये वाला हिस्सा, ये पेरू है, ठीक है, ये पेरू है। अब पेरू में क्या है कि पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर 180 किलोमीटर की दूरी पर जो है उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ, ऐसे उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ चलने वाली ये गर्म जलधारा जो है क्या कहलाती है? उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ चलने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? एल नीनो कहलाती है, ठीक है। तो ये पेरू तट के आसपास चलती है दक्षिणी अमेरिका में, इसलिए इसको पेरू की धारा भी कहते हैं। पेरू की धारा तो हम्बोल्ट की धारा है, ये पेरू के तट पर मतलब 2-3 वर्षों के बाद दिखाई देती है, इसको एल नीनो कहा जाता है, गर्म जलधारा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? कायांतरित चट्टान नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो आप लोगों को पता है कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, ना कि रूपा कायांतरित चट्टान, ठीक है। बाकी स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर जो है कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। इसमें क्या है, ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर अगर समझ लें, हमेशा आपको याद रहेगा, कई बार पूछता भी है, ये आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। और इधर हम आग्नेय चट्टानों से जो चट्टानें रूपांतरित होती हैं, आग्नेय चट्टानों से जो चट्टानें रूपांतरित होकर बनती हैं, कई बार प्रश्न पूछ, अब जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, तो प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया। अब कभी कभी पूछता है कि ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान बनती है, तो ग्रेनाइट जब रूपांतरित होता है तो किस में बन जाता है? नीस में बदल जाता है, ठीक है। दूसरी ग्रेनाइट चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट है। तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा काम देगा। बेसाल्ट है तो ये किस में बदल जाता है? एम्फीबोलाइट में, ठीक है, एम्फीबोलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इधर वाली जो लिखी आग्नेय चट्टानें, अब चाहे सिर्फ आग्नेय से पूछे तब भी आप सही कर देंगे, अगर उनसे रूपांतरित चट्टानें पूछे तब भी आप सही कर देते। तीसरी आग्नेय चट्टान कौन सी है? गैब्रो, ठीक है, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, गैब्रो, ठीक है। ये किस में बदल जाती है? सर्पेंटाइन में, ठीक है, सर्पेंटाइन में बदल जाती है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। अब इनके रूपांतरण से नीस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन बन जाती हैं। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसको टिक कर सकते हैं। और दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है क्या, कि परतदार चट्टानें, कौन सी? परतदार चट्टानें किस में रूपांतरित होती हैं? परतदार चट्टानें मतलब अवसादी चट्टानें किस परत में किस चट्टानों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो आपको पता है बलुआ पत्थर या बालू पत्थर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी चट्टान है? एक परतदार चट्टान है। अभी जब रूपांतरित होती है तो किस में बदल जाती है? क्वार्टजाइट में, ठीक है, क्वार्टजाइट में बदल जाती है। आपने अपने प्रश्न में विकल्प में देखा होगा क्वार्टजाइट लिखा हुआ था, ये देखिए, तो क्वार्टजाइट कैसी चट्टान हो गई? रूपांतरित चट्टान हो गई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के बाद चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी कैसी चट्टान हो गई? जो है परतदार या अवसादी चट्टान हो गई। ये किस में बदल जाती है? संगमरमर में, संगमरमर में, ठीक है। ऊपर आपने देखा संगमरमर भी विकल्प में था, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? सेल। सेल भी कैसी चट्टान है? सेल भी एक रूपांतर अवसादी चट्टान है या परतदार चट्टान है। सेल किस में बदल जाती है? स्लेट में बदल जाती है। ये भी आपको ऊपर विकल्प में मिला। और कोयला, कोयला भी एक कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है या परतदार चट्टान है, ठीक है। तो ये किस में बदल जाती है? ये ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें आग्नेय चट्टानें भी पता चल गई और अवसादी चट्टानें भी पता चल, उनसे परिवर्तित होकर के जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो भी पता चल गई। तो आप अपने विकल्प के आधार पर इस टेबल को लिख लीजिएगा, विकल्प के आधार पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि पूछा गया कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है। तो संगमरमर आपको पता कायांतरित है, क्वार्टजाइट कायांतरित है, स्लेट कायांतरित है, तो कौन सी बची हमारी? ग्रेनाइट। तो एलिमिनेट करके भी हम आंसर कर सकते हैं। वैसे ग्रेनाइट तो आपको सबको रटा ही है कि आग्नेय चट्टान है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं?
सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ये प्रश्न थोड़ा सा भी समझ लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? आपको पता है कि जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, तो सन के बाहर 3 परतें पाई जाती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो जो पहली परत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दीप्ति मंडल। क्या बोलते हैं? दीप्ति मंडल, या इसी को हमको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल। तीसरा क्या है? कोरोना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रीट बोलते हैं। क्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह, दीप्तिमंडल या दीप्तिमान सतह, फोटोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं, फोटोस्फीयर, तो क्या है? प्रकाश मंडल। तो ये विकल्प से एक परतों का क्रम है, सूर्य की सबसे आंतरिक परत दीप्तिमंडल, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। ठीक है, ये सूर्य की सतह के बाहर, जैसे अपने वायुमंडल, क्षोभमंडल, संतापमंडल है, वैसे ही सूर्य के जो वायुमंडल है उसकी चर्चा हो रही है ये। ठीक है, यहाँ पर तो ये 3 परतों में बटा हुआ होता है, तो सबसे जो दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोगों को पता है, रैडजेल महोदय को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम है। रिटर महोदय के बारे में अगर बात करें तो रिटर महोदय की बुक का नाम क्या है? अर्डकुंडे। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम? अर्डकुंडे। ठीक है, और हम्बोल्ट महोदय की पुस्तक का क्या नाम है? कास्मास। हम्बोल्ट महोदय की पुस्तक का क्या नाम है? कास्मास, सभी लोगों को पता है। ठीक है, ब्लास महोदय कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने पेज संकल्पना दी थी, पेज से संबंधित संकल्पना दी थी। ठीक है, तो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में इनसे संबंधित। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित हैं। ठीक है, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको पता है, उसके नाम में ही आ गया महाद्वीप, तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित का सिद्धांत है। ठीक है, और इसमें प्रश्न आया कि पर्वतों और पठारों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन है? तो जो आपने जो पढ़ा होगा कोवर महोदय। ठीक है, तो कोवर का जो है, कोवर का एक सिद्धांत है भूसन्निधि सिद्धांत। भूसन्निधि सिद्धांत वो किससे संबंधित है? पर्वतों एवं पठारों से संबंधित। ऐसा ही एक आपने सिद्धांत सुना होगा जेफरीज महोदय का। जेफरीज महोदय का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? पर्वतों एवं पठारों की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला अगर हम बात करें, प्रश्न क्या है? 22 दिसंबर सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा। 22 दिसंबर को कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, और जो है कर्क रेखा पर कब चमकता है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 22 दिसंबर सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ? मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर कब चमकता है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.34 सेकंड लगते हैं। 1.34 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है कि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से एवरेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 384 400, ये एवरेज डिस्टेंस है किसकी? चंद्रमा से पृथ्वी की। ठीक है, और इसमें आपने देखा कि कभी कभी दूर भी हो जाता है, कभी कभी नज़दीक भी हो जाता है। तो जब निकटतम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिजी। और जब दूर होता है तो क्या बोलते हैं? एपोजी बोलते हैं। ठीक है, एपोजी। तो एवरेज डिस्टेंस ही याद रखने का 384 400। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में फैक्ट बहुत कठिन दे देता कभी कभी। जैसे अभी 1.3 सेकंड, कोई थोड़ा सा गलत कर दे जरा सा 2 सेकंड में तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो याद करना पड़ेगा 1.34 सेकंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, और ये एवरेज डिस्टेंस है चंद्रमा से जो है पृथ्वी की। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। ठीक है, और बाकी विकल्पों को अगर हम विचार करें तो आपको पता है हेकेटियस महोदय की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जेस पीरियडस। ठीक, जेस पीरियडस। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में हेकेटियस से। ठीक है, और हेरोडोटस महोदय के बारे में अगर हम बात करें तो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। सभी लोगों को पता है इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समस्त इतिहास का अध्ययन भूगोल की दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से करना चाहिए। ठीक है, एनेक्सीमेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो एनेक्सीमेंडर जो है
गणितीय भूगोल के संस्थापक रहे हैं। एनाक्सीमेंडर और थेस को जो है गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। और हेरोडोटस, हिकेटियस, एनाक्सीमेंडर, एरिस्टोथेलेस, ये सभी कौन विद्वान थे? सभी यूनानी विद्वान थे। ठीक है, सभी यूनानी विद्वान थे। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, तो इसका सही उत्तर है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। ठीक है, अब आपको पता है भारतीय प्रायद्वीप लावा पठार और ये सब है, तो आग्नेय चट्टानें तो हो ही गई हैं उसमें। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अब चूंकि बहुत प्राचीन है, तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। ताप और दाब की वजह से परिवर्तन होकर के अधिकांश चट्टानें अब कैसी हो गई, वहाँ पर रूपांतरित चट्टानें हो गई हैं। तो इसलिए जो भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि वो किसकी बनी हुई है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है, रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, अगले हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है? ठीक है, नव्यकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वन किसमें आएगा? नव्यकरणीय संसाधन में। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो हम उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वन क्या है? नव्यकरणीय संसाधन में आएगा। ठीक है, आगे भारत में गन्ना के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम क्या है? ठीक है, अभी चूंकि पुराने पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें उत्तर कुछ और रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? वर्तमान डाटा देखना है। तो वर्तमान डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। तो ये गन्ना उत्पादन में हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आपको एक बार और बता दें कि करंट डाटा के अनुसार भारत में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान हो गया है, उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके। अब उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान हो गया। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान होगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी भी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? एप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? वेलिवर जेलेंस्की की पुस्तक है। वेलिवर जेलेंस्की की पुस्तक है। ठीक है, ऐसे ही संबंधित है जॉन आई क्लार्क की पुस्तक, क्या नाम है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, ये जॉन आई क्लार्क की पुस्तक है। जीटी टिरवाथा की ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और आरसी चंदाना की सब लोग पढ़ते भी हैं, सबके पास उपलब्ध है, जनसंख्या भूगोल या पॉपुलेशन ज्योग्राफी नाम से। ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी वेलिवर जेलेंस्की की बुक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो सही उत्तर क्या है? जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। आपको पता है जमशेदपुर में टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। इसको टाटा नगर भी कहते हैं शायद, जमशेदपुर। ठीक है, तो भारत का पिट्सबर्ग भी कहलाता है ये। दुर्गापुर में भी एक लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। ठीक है, राउरकेला में भी 1959 ईस्वी में की गई थी। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो ये भिलाई, राउरकेला, बोकारो, ये जो लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं, किन किन देशों की मदद से स्थापित किए गए हैं? ठीक है, तो अगर ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है तो आप अगर एक सूची बना के रख लेंगे कि कौन सा स्थान या कौन सा संयंत्र किस देश की मदद से बनाया गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर निम्न कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, हिमालय से पार की नदी है? ठीक है, तो आपको पता है हिमालय से पार से कौन सी नदी निकल के आती है? सतलज नदी हिमालय से पार की नदी है, इसको इसलिए पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। सहनता दिवस बहुधा विखंडित होते हैं। जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। बात बिल्कुल सही है। जो सहन या पुंजित अधिवास होते हैं, आपको पता है ऐसे होते हैं। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि विखंडित इसलिए हो जाते हैं ये जाति प्रथा, गाँव में जो अधिवास होते हैं वो जाति प्रथा की कि यहाँ पर एक विशेष वर्ग के घर हैं, 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 ऐसे। तो अलग अलग जो अधिवास होते हैं वो अलग अलग वर्गों में बटे हुए होते हैं, और ये वर्ग किस आधार पर बटे हुए होते हैं? जात प्रथा के आधार पर। ये क्या करती है? सामाजिक अलगाव को कर देती है। सभी लोग ग्रामीण अधिवास में अगर आप देखेंगे तो ये मोहल्ला एक अलग जाति के लिए संबोधित किया जाता होगा, ये मोहल्ला अलग जाति के लिए संबोधित किया जाता होगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? सामाजिक अलगाव को लागू करती है। और सहंत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है। विखंडित तो वैसे तो सहंत है, लेकिन अब चूंकि जाति प्रथा के आधार पर क्या हो गया? विखंडित हो गया। ठीक है, तो ए पी और आर दोनों कथन सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। देखने में तो हमको एक जैसा लग रहा है, सहंत अधिवास लग रहा है ये, लेकिन वास्तव में सामाजिक अलगाव दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो सही उत्तर क्या है? खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट पे वर्षा होती है, आपको पता है, लेकिन इसमें सिर्फ
एक ही तरफ अरब सागर से आने वाली शाखा से वर्षा होती है, जबकि जो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या अरब सागर की शाखा भी पहुँचती है, बंगाल खाड़ी की शाखा पहुँचती है, तो दोनों तरफ से वर्षा होती है, इसलिए खासी पहाड़ियों पे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कौन सा प्रश्न है हमारे पास, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सभी लोगों को पता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आगे हम बात करें विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक कपास उत्पादक देश क्या है? विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक देश भारत है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये हालांकि बदलते रहते हैं, लेकिन करंट डाटा की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से रिएक्टर पैमाने को मापा? अगर ये आपको फैक्ट गलत लगे तो आप सोर्स के सहित कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सोर्स के सहित कमेंट करके बताइएगा कि क्योंकि फैक्ट में क्या होता है कि कभी मान लें आप गूगल कर रहे हैं, आपने कौन सी साइट खोली या कौन सी किताब से देख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो या कोई पुराना डाटा देख लिया, तो जब भी आपको लगे अगर कोई फैक्ट गलत है तो आप सोर्स के साथ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर मुझसे गलती हुई तो मैं उसको सुधार कर दूंगा, यदि आप लोगों को गलत होता तो आप लोग देख ही रहे हैं इस पर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया, तो भूकंप की तीव्रता किस पे? रिएक्टर पैमाने पे नापी जाती है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि टार्नेडो किस यंत्र, टार्नेडो की जो विध्वंसता होती है वो किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? ठीक, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रदेश का, भूमध्य रेखीय प्रदेश का ये 0 डिग्री। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है? प्रश्न पूछा गया है भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पर अगर हम ऐसे बात करें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। इससे संबंधित, इसी से रिलेटेड लगभग पहला प्रश्न भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पहला प्रश्न है अगर इसका, ये देखिए कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन कहाँ स्थित है? कांगो बेसिन तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ है? ऐसे हम बोलते हैं 5 से 10 डिग्री, तो 0 डिग्री तो होगा, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण तो कन्फर्म है, लेकिन चूंकि ये प्रदेश जलवायु से थोड़ा सा निर्धारित होते हैं तो फ्लक्चुएट करते हैं, तो कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 10 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में क्या क्या पड़ते हैं? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं ये कांगो अमेजन बेसिन में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है सॉल्व होगा टीजीटी 2013 के संपूर्ण व्याख्या जो है आपको हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इससे पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा जो 60-62 प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।